नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मोदी कैबिनेट रिसफल को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है जो ये बता रही है कि भारत को नया वित्त मंत्री मिलने जा रहा है। यही नहीं, डिप्टी पीएम तक तय माना जा रहा है कि किसे बनाया जाना है। फिर कई सारे एमओएस के फेरबदल की चर्चा भी है और बात यह भी हो रही है कि ये जो कानून मंत्री हैं वह भी बदले जाएंगे और किसी और को लाया जाएगा। तब सवाल ये उठता है कि आखिर में क्या क्या होने वाला है इस मंत्रिमंडल में, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए सिरे से गढ़ने जा रहे हैं 2029 के लिहाज से ही नहीं, बल्कि अगले 15 साल भाजपा किस तरीके से आकार लेगी उस लिहाज से भी। उसमें योगी आदित्यनाथ की क्या भूमिका होने जा रही है, इस पर भी कई चर्चा चल रही है और कहा जा रहा है कि उनका कद बढ़ाया जा रहा है। तब प्रश्न यह उठता है कि आखिर में योगी को कहां बिठाया जाएगा। एक और दूसरा, किस तरीके से जो जंजी का एक आवाहन हो रहा है उसे बीजेपी, या मैं यूं कहूं कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली ये जो कैबिनेट है और जो नितिन नवीन की अगुवाई वाला संगठन है वो कैसे एड्रेस करेगा, और जो एक आप कहें कि कमी देखी जा रही है खास तौर से जंजी को एड्रेस करने वाले मसले पर, उससे कैसे पार पाएगी बीजेपी। ये तमाम सारी चीजें जो है इस कैबिनेट रिसफल में छिपी हुई हैं। साथ ही साथ जब बात रिसफल की हो रही है तो ये मामला सिर्फ कैबिनेट तक नहीं है, ये नितिन नवीन के कैबिनेट में भी बड़े फेरबदल की बात है। तो इसलिए ये दोनों चीजें जो हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, संगठन के लिहाज से भी और सरकार के लिहाज से भी। उसमें एक बड़ी बात जो है वो धर्मेंद्र प्रधान को लेकर है कि आखिर में उनका क्या होने जा रहा है, क्या उधर भी कुछ होगा। और फिर नितिन गडकरी को लेकर जो चर्चा है उस पर बात करना बहुत जरूरी हो जा रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि उनको अब जो है बाहर किया जाएगा। तो क्या उस बाहर होने की वजह परफॉर्मेंस है? अगर गडकरी साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं आप उसको देखें तो परफॉर्मेंस वाला तो मसला कहीं दिखता ही नहीं है। क्योंकि अगर पिछले 12 साल के नरेंद्र मोदी के कामकाज में कोई एक काम सबसे ज्यादा विजिबल है तो वो है रोड। हर जगह से आप रोड पहुंच गए, और रोड ऐसे कि आप पहले एक बाध्यता होती थी कि नहीं ट्रेन से ही जाना है, अब अगर आपके पास अपना साधन है तो आप बड़े आराम से बाई रोड यात्रा कर सकते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है पिछले 12 सालों में, उस ट्रांसफॉर्मेशन में नितिन गडकरी की बड़ी भूमिका रही है। तो इसलिए आप ये तो नहीं कह सकते कि मामला परफॉर्मेंस का है। तब सवाल ये उठता है कि क्या मामला है, इसको थोड़ा समझेंगे। लेकिन शुरुआत इस बात से करते हैं कि ये जो नया वित्त मंत्री है वो कौन होने जा रहा है, और जो पुराने वित्त मंत्री हैं उनको कहां बिठाया जा रहा है, और कौन से गवर्नर हैं जिनको लाया जा रहा है और किनको गवर्नर बनाया जा रहा है। बात अगर हम वित्त मंत्रालय की करें तो निर्मला जी जो है वो एक तरह से कहा जाए कि उनको अब हटाया जा रहा है। और मैं ये कहूं कि हटाया जाना शब्द ज्यादा उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि संभवतः उनकी जिम्मेदारी बदली जा रही है। तो इसलिए ये कहें कि जिम्मेदारी बदली जा रही है, और जो वित्त मंत्री हैं उस वित्त मंत्री में सबसे ज्यादा नाम अगर किसी का चल रहा है तो शक्तिकांत दास। और अगर कुल बोलू अब आप देखें तो पीएम इस मोड में है कि ऐसे शख्स को वित्त मंत्री बनाया जाए जो स्पेशलाइज्ड हो, यानी संभावना यह है कि ब्यूरोक्रेट को लाया जाएगा जो इस तरह के मामलों से लंबे समय से जुड़े रहे, यानी जिनका पूरा अपना जीवन नौकरशाही वाला वो इसी अर्थशास्त्र में गुजरा हो, ऐसे को वित्त मंत्री बनाया जाएगा। तब प्रश्न यह उठता है कि वो सरकार जो ये बात करती रही हो कि साहब हमको महिलाओं को ज्यादा भूमिका देनी है, तो ऐसे में निर्मला जी की जिम्मेदारी बदल के क्या किया जा रहा है। एक बड़ा जो आप कहें कि पोर्टफोलियो वित्त मंत्रालय उनसे लिया जा रहा है, तो फिर कैसे महिला उत्थान वाली बात हो पाएगी। ये सवाल स्वाभाविक सी बात है कि उठेगा, क्योंकि जब कैबिनेट रिसफल की बात है और उस बात में निर्मला सीतारमण का नाम है तो इस तरह के प्रश्न उठने स्वाभाविक है। यहां जो बड़ी चीज देखी जा रही हुई ये
कि दो बातें हो रही हैं। एक वो ये कि उनको एचआरडी दिया जा सकता है, या आप कहें जिसे अभी शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है, उनको शिक्षा मंत्रालय दिया जा सकता है। धर्मेंद्र प्रधान की भी जिम्मेदारी बदली जा सकती है, धर्मेंद्र प्रधान मंत्री बने रहेंगे, इसकी संभावना पूरी है। हो सकता है उनसे शिक्षा ना लिया जाए, लेकिन फिर जो कॉकरोच वगैरह इकट्ठा हुए हैं उसको ख्याल में रखते हुए शायद उनकी जिम्मेदारी बदली जाएगी। और बड़ी चीज यह है कि निर्मला सीतारमन को शिक्षा मंत्रालय अगर नहीं मिला, यानी धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी नहीं बदली गई, तो उन्हें दक्षिण के राज्यों का प्रभार दिया जाएगा। यह चर्चा लंबे समय से हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी को जो दक्षिण के ये पांचों राज्य हैं उसका प्रभारी बनाना चाहते हैं, ताकि दक्षिण में जो बीजेपी का मिशन है उस मिशन को एग्जीक्यूट किया जा सके। तो इस तरीके की उनकी भूमिका देखी जा रही है कि वहां भी वो भेजी जा सकती है। फिर जब हम बात कानून की करते हैं तो देखिए, कहा जा रहा है कि जो पुराने रविशंकर प्रसाद हैं उनको लाया जाएगा, ये बात हो रही है। उसके बाद में जो तमाम सारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं और जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है वहाँ बड़ा फेरबदल होगा, और वहाँ पर ये जो तमाम सहयोगी जुड़े हैं उनको स्थान दिया जाएगा, लाके बिठाया जाएगा। तमाम सारे जो आप ये कहें कि अभी तो बड़ा कुनबा बन गया है ना, तमाम सारे लोग एनडीए का हिस्सा बन गए हैं, तो उस लिहाज से जो लोग एनडीए का हिस्सा बने हैं उनमें से सबको मंत्री बनाया जाएगा, ज़्यादातर लोगों को। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि एमओएस और इंडिपेंडेंट चार्ज वाला जो मसला है वहाँ उनको अकोमोडेट किया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को मंत्रिमंडल से, या आप कहें कि जिन लोगों को मंत्री पद की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाएगा, उन्हें कहा जा रहा है कि गवर्नर बनाया जाएगा। इसमें जब बात हमने नितिन गडकरी की शुरुआत में, तो उन्हें स्वास्थ्य जो उनका है वो अब ज़्यादा ठीक नहीं है, तो और इसलिए उनको थोड़ा समस्या हो रही है। तो माना जा रहा है कि उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त किया जाएगा और गवर्नर वगैरह बनाया जाएगा। और ये जो मिनिस्ट्री है रेल और रोड, ये दोनों को मिला के सरफेस मिनिस्ट्री बनाई जाएगी। और वो चूंकि रेल अभी आप देखिए, तो ये सब दोनों मिलाकर जो सरफेस होगा वो अश्विनी वैष्णव को दे दिया जाएगा। इसके अलावा जो योगी आदित्यनाथ वाला मसला है, जो खासा सुर्खियों में है, जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है पॉलिटिकल पावर कॉरिडोर में कि योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ने जा रहा है, तो असल में जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है बीजेपी की, उस डिसीजन मेकिंग बॉडी में योगी आदित्यनाथ की एंट्री होने जा रही है। ये वो आप ये कहें कि जगह है जहां पर सभी निर्णय होते हैं। कौन मुख्यमंत्री होगा, किसको टिकट मिलेगा, किसका टिकट कटेगा, किसका पत्ता कटेगा, ये तमाम सारी चीजें यहीं पर तय होती हैं, यानी पार्लियामेंट्री बोर्ड। और उस बोर्ड में इनकी एंट्री होने जा रही है, ये चर्चा है। नाम पहले दो चल रहे थे, देवेंद्र फडणवीस का भी चल रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि नहीं, बाबा का जो है मामला थोड़ा ज्यादा भारी पड़ रहा है, तो बाबा यहां पहुंच रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है। डिप्टी पीएम वाला जो मसला है वो बड़ा रोचक है, और जिस तरीके से ये बात उछलकर सामने आई है उसने कौतूहल बढ़ा दिया है। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप में चर्चा है कि जो अभी तक डिप्टी पीएम वाला जो मसला था वो ये माना जा रहा था कि साहब किसको बनाया जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब तक राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं तब तक ये मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि अभी तो नंबर 2 वही है और सीनियर हैं। तो ये हो रहा था कि राजनाथ सिंह की संभवतः विदाई हो, ठीक, और उनको जो है वो कहा जाए कि आप उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति वाला जो है मसला उनके लिए बनता। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक उथल पुथल चल रही है संगठन में और फिर संगठन के बाहर, तो उसमें जो है राजनाथ सिंह एक तरह से कहा जाए कि ट्रबल शूटर के तौर पर है। देखिए, अमित शाह की जिम्मेदारी अलग है। अमित शाह संख्या बल के मास्टर है, बीजेपी को कैसे जीतना है उसके वो मास्टर हैं। लेकिन ये जो संगठन वाला मसला है, तो संगठन अभी भी जो आप कहें कि कोऑर्डिनेशन वाले मसले में राजनाथ सिंह ज्यादा सटीक बनते हैं, तो अभी उनकी जरूरत बहुत है।
तो उस जरूरत के लिहाज से राजनाथ जी गए नहीं। तो जब राजनाथ सिंह की विदाई हुई नहीं तो अमित शाह के लिए डिप्टी वाला मसला जो है वो थोड़ा कठिन है। तो नाम चल रहा है किसका? नीतीश कुमार का। अब ये जबरदस्त चर्चा है नीतीश कुमार को लेकर कि नीतीश कुमार को बनाया जा सकता है। अब देखिए, नीतीश कुमार को डिप्टी अगर बनाया जा रहा है, इस तरह की चर्चा है, तो इसका सीधा सरोकार बिहार से ज्यादा उत्तर प्रदेश चुनाव से है, क्योंकि वो अपनी बिरादरी के सबसे बड़े नेता हैं इस समय, और उस बिरादरी के सबसे बड़े नेता को अगर डिप्टी पीएम बना दिया जाता है तो जिस बिरादरी से वो आ रहे हैं वो बिरादरी पिछले चुनाव में बीजेपी से दूर चली गई थी, खासतौर से अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो वो उत्तर प्रदेश में वो बिरादरी फिर बीजेपी के पक्ष में लामबंद हो जाएगी, और जो 320 सीटें 2017 में मिली थी बीजेपी को, वो सीटें वो हासिल करने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, वो कुर्मी समाज से आते हैं, और जब आप बात ओबीसी पॉलिटिक्स की करते हैं तो उसमें यादवों के बाद सबसे बड़ी आबादी जो है उत्तर प्रदेश में वो इसी समाज की आती है। अब ये अगर एक मुश्त लामबंद हो जाए किसके पक्ष में? बीजेपी के पक्ष में, बात बड़ी हो जाएगी। देखिए, अब आप कहेंगे कि जो है पंकज चौधरी को लाया इसीलिए गया था, लाया जरूर गया था, लेकिन मसला यह है कि इफेक्टिव कौन कितना है, और नीतीश कुमार से बड़ा तो फिलहाल अभी उस समाज में कोई नेता नहीं है। तो इसलिए माना जा रहा है कि उनकी एंट्री हो सकती है। इसके अलावा तकरीबन 12 से 16 मिनिस्टर हैं जिन्हें जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाएगा और वहां नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी। और ये जो पूरा योजना है, ये योजना आने वाले, आप ये समझें कि 48 से 72 घंटे में एग्जीक्यूट होने जा रहा है। पहले यह था कि सबसे पहले इन्हीं लोगों को बना दिया जाएगा, यानी मिनिस्ट्री ही बदल दी जाएगी, रिसफल ही हो जाएगा। लेकिन अब यह है कि चूंकि पीएम थोड़ा व्यस्त है तो इसलिए कैबिनेट रिसफल वाला मसला हो जाएगा, और उसके बाद में वो नितिन नवीन का कैबिनेट रिसफल हो जाएगा, यानी संगठनात्मक जो बदलाव होने हैं वो हो जाएंगे वहाँ, और फिर जो है इधर भी मामला शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये पूरा खाका है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर साझा करिएगा।